नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश सरकार ने ड्राफ्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। टास्क फोर्स के साथ 6 सब कमेटी बनाई गई है। सरकार और सामाजिक पहलुओं पर एक साथ मंथन किया जाएगा। सब कमेटियां टास्क फोर्स को रिपोर्ट सौंपेंगी। टास्क फोर्स ड्राफ्ट को अंतिम रूप देगी। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, ड्राफ्ट पर काम करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि एमपी सरकार ने ड्राफ्ट पर काम शुरू करने के साथ ही टास्क फोर्स के साथ 6 सब कमेटी बनाई है। सरकार और सामाजिक पहलुओं पर एक साथ मंथन किया जाएगा। सब कमेटियां टास्क फोर्स को रिपोर्ट सौंपेंगी। टास्क फोर्स ड्राफ्ट को अंतिम रूप देगी। उसके बाद आत्महत्या रोकने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी हैं। उनसे जानते हैं कि ये क्या कदम है और किस तरीके से इस दिशा में सरकार काम करेगी। सर, आप क्या कदम उठा रहे हैं कि ये जो आत्महत्या का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है समाज में, हर वर्ग में हम देख रहे हैं, वो कम हो? देखिए, आत्महत्या एक बड़ी समस्या है। पूरी दुनिया में इसको लेकर बहस भी हो रही है और लोग चिंतित भी हैं। देश में भी इस बात का चिंता है। इसीलिए हमने हमारे चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से ये निर्णय लिया है कि आत्महत्या रोकथाम रणनीति के ड्राफ्ट को हम तैयार करेंगे और उसके लिए हमने एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का का गठन किया है। देश के नामी ग्रामी वो विषय विशेषज्ञ जिन्होंने इस समस्या को लेकर बहुत बड़ा शोध किया है, जैसे डॉक्टर हरीश शेट्टी मुंबई के हैं, बड़े मनोचिकित्सक हैं और इस विषय पर उन्होंने बहुत शोध किया है। उनको हमने शामिल किया। डॉक्टर ऋषिकांत बहरे पूना से आते हैं, एक बड़े शोधकर्ता हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ पर बड़ा काम किया है। उनको हमने इसमें शामिल किया है क्योंकि इसका एक कानूनी पक्ष है। तो NLU के वाइस चांसलर विजय कुमार जी को हमने इसमें शामिल किया है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि देश और प्रदेश के वो लोग जो कि इन सब विषयों पर लगातार काम करते आ रहे हैं, वो सब विचार रखें, वो सब एक ऐसे ड्राफ्ट का निर्माण करें जो कि आगे आने वाले समय में सरकार के लिए और समाज के लिए बहुत उपयोगी हो, आत्महत्या रोकथाम के लिए। और इसीलिए हमने कल इसकी एक मीटिंग की है। आगे आने वाले समय में अलग अलग विषयों पर इस पर बात होगी। हमने 6 सब कमेटीज़ बनाई हैं जो कि 6 वर्टिकल्स पर काम करेगी। 2 महीने के अंदर वो सब कमेटीज़ हमें एक फर्स्ट कट का ड्राफ्ट सौंपेंगी। हम उसको फाइनल करके जल्द ही ये ड्राफ्ट बनाएंगे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जो इस विषय पर काम कर रहा है। तो ये है विश्वास सारंग जी जिस वक्त हमसे बात कर रहे थे। और सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है कि जो आत्महत्या की घटनाएं हैं उनको आखिरकार किस तरीके से कम किया जाए। कैमरामैन मनीष के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और आगे बढ़ते बात करेंगे श्योपुर की। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां यहां पर तेज कर दी गई हैं। जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। हेलीपैड बनाने का काम भी लगातार जारी। कार्यक्रम के लिए भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। सभा स्थल के पास 5 हेलीपैड बनकर तैयार हो चुके हैं। कूनो में चीते की शिफ्टिंग के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल रहेंगे। स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी संवाद करेंगे और इसके लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर यानी कि उनके जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश में होंगे। श्योपुर में कूनो में जब चीते लाए जाएंगे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां और किस तरह से कार्यक्रम वहां पर संचालित किया जाएगा इसके बारे में भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कल पहुंचेंगे और जायजा लेंगे तैयारियों का भी। एक तरफ स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। उनके दौरे को लेकर क्या कुछ किया जाना है इस पर मंथन चल रहा है और भव्य पंडाल भी कार्यक्रम के लिए तैयार हो चुका है। सभा स्थल के पास 5 हेलीपैड बनाए गए हैं। चीते की शिफ्टिंग के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी चर्चा करेंगे पीएम मोदी। उनके दौरे को लेकर तैयारियां लगातार जारी। आगे बढ़ते एक बार फिर बात करेंगे राजधानी भोपाल के। सीएम शिवराज सिंह चौहान कल कूनो का दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे और 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो पहुंचेंगे तब किस तरह का आयोजन होगा इसके बारे में पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान जानकारी रखेंगे। नामीबिया से
जो चीते आने वाले हैं कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किए जाएंगे। महिला स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में भी पीएम मोदी शामिल रहेंगे। तो श्योपुर के कराहल में कार्यक्रम का आयोजन होगा। पंडाल जिसके लिए तैयार हो चुका है और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान कल कूनो पहुंचेंगे, दौरे पर रहेंगे और जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं। और आगे बढ़ते अगली खबर भी राजधानी भोपाल से ही, जहां बच्चे को बचाने के लिए माता पिता तेंदुए से भिड़ गए। तेंदुए ने माता पिता पर हमला किया है। तस्वीरें देखिए, रात में गांव में तेंदुआ घुस आया था। नजीराबाद थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की एक घटना है। बच्चे पर हमला करने वाला था तेंदुआ, लेकिन इस बीच माता पिता ढाल बनकर तेंदुए के सामने खड़े हो गए। तेंदुए ने माता पिता दोनों पर ही हमला किया है। कल्याणपुर है ना, तहसील बेरी जिला भोपाल। ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाए ना, पर्चे वर्चे बनवाया, चौकीदार सरपंच को सूचना कर दी। ठीक है ना, 6 साल के बालक को भी खाया। बच्चे को बचाने में आप दोनों को भी खाया गया। और चलिए बात करेंगे लंपी वायरस की। जानवरों पर लंपी वायरस जैसी बीमारी का कहर टूट पड़ा है। आजकल देश में खासकर राजस्थान और गुजरात समेत कई राज्यों में इस जानलेवा बीमारी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लेकर पंजाब, मध्य प्रदेश तक लंपी वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में 10 लाख से ज्यादा मवेशी संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 45,000 पशुओं की मौत हो चुकी है। कई राज्यों में हजारों की संख्या में गाय भैंस इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। लंपी वायरस से संक्रमित होने पर शरीर पर दाने निकल आते हैं, बुखार आता है, जानवर कमजोर हो जाते हैं और स्थिति बिगड़ने पर मौत तक हो जाती है। राजस्थान और गुजरात की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के कई जिलों में लंपी वायरस का तेजी से खतरा बढ़ता जा रहा है। खरगोन, रतलाम, झाबुआ समेत कई जिलों में अब खतरा बढ़ चुका है। रतलाम में तो 2 दिन पहले गायों की बड़ी संख्या में मौत भी हुई है और उसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया था। और दूसरी तरफ खंडवा में भी लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। यहां ये वायरस तेजी से गायों को अपनी चपेट में ले रहा है। जिले के बोरगांव, पंधाना, कुमठी जैसे कई इलाकों में लंपी वायरस पैर पसार चुका है। लंपी वायरस से अब किसान डरे सहमे हुए हैं। बताया जा रहा है कि हर दिन 10 से ज्यादा गायों की मौत लंपी वायरस से हो रही है। किसान जमीन खोदकर खेतों में मृत गायों को दफना रहे हैं। इधर लंपी वायरस को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में वैक्सीनेशन का काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन उसकी रफ्तार अभी काफी कम है। लगातार लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। एक तरफ वैक्सीनेशन जरूर शुरू किया गया, लेकिन रफ्तार वैक्सीनेशन की कम होने की वजह से लगातार जानवर लंपी वायरस की चपेट में आ रहे हैं। किसानों के लिए चिंता का सबब बन गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश के छोटे से शहर खंडवा में भी लंपी वायरस ने अपना कहर मचाना शुरू कर दिया है। खंडवा के जो पंधाना का इलाका है, बोरगांव, पंधाना, कुमठी जैसे क्षेत्र, यहाँ पर हर रोज 5 से 10 गायों की मौत हो रही है। किसान गायों को दफना रहे हैं जमीन के अंदर। किसान हैरान और परेशान हैं कि इस लंपी वायरस के कहर से आखिर कैसे निजात मिलेगी। आप हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, यह खंडवा के गणेश गौशाला की तस्वीर है। यह खंडवा की सबसे बड़ी गौशाला है, जहां पर 3000 गायें हैं। इन गायों के अंदर लंपी वायरस का असर ना हो, इसका कहर ना हो, इसके लिए यहाँ पर हर एक गायों का वैक्सीनेशन कराया गया है। यहाँ पर निजी तौर पर जो गौशाला समिति है उसके द्वारा गायों की देखरेख की जा रही है। जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं वे डरे हुए सहमे हुए हैं कि उनके अंदर गायों का जो संक्रमण फैला है, जिस तरह से वो लगातार दर बदर गाँव से गाँव बढ़ता जा रहा है। कई गाँव हैं, करीब 14 से 15 गांव हैं जो इसकी चपेट में अब तक आ चुके हैं। गायों के अंदर वायरस पूरी तरह संक्रमित ना हो, इसके लिए हाट बाजार पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन इस प्रतिबंध के बावजूद लोग अभी भी चोरी छुपके बाजार लगा रहे हैं और अपनी बीमार गायों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि खंडवा जिला प्रशासन ने जिस तरह से इन जो लंपी वायरस है इसके कहर को रोकने की बात कही है, अब यह वैक्सीनेशन से ही रुक सकता है। अब वैक्सीनेशन का असर कब तक शुरू होगा और वैक्सीनेशन कब तक की जाएगी, ये देखने वाली बात है। हरेंद्रनाथ ठाकुर, न्यूज़ 18, खंडवा। और दूसरी तरफ खरगोन की बात करें तो यहां भी लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है।
लंपी वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। कलेक्टर ने लंपी वायरस को रोकने के लिए सीमावर्ती राज्यों से पशुओं के परिवहन और पशु हाट बाजार पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर के निर्देश पर पशु चिकित्सकों की टीम गौशाला और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लंपी वायरस को लेकर जांच कर रही है। लंपी वायरस को लेकर पशुपालकों को जानकारी दी जा रही है। पशुपालकों को स्वच्छता के साथ साथ सावधानी और सतर्क रहने का निर्देश पशु चिकित्सक दे रहे हैं। पशु चिकित्सा विभाग ने लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। और रतलाम की बात करें तो यहां भी तेजी से लंपी वायरस फैल रहा है। इसे लेकर जावरा में किसानों ने 2 दिन पहले जमकर प्रदर्शन किया था। बड़ी संख्या में एसडीएम ऑफिस पहुंचकर किसानों ने ज्ञापन दिया था। किसानों ने जिम्मेदारों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए थे। किसानों ने क्षेत्र में सैकड़ों गायों की लंपी से मौत का भी दावा किया है। गवर्नमेंट और प्राइवेटों से इलाज करवा रहे हैं। इलाज का पैसा सरकारी डॉक्टर भी ले रहे हैं, प्राइवेट भी ले रहे हैं। गायों की इतनी मौत हो चुकी है कि सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है और ये मानने को तैयार नहीं है कि गायों की मौत हुई है। हम ये अवगत कराने आए हैं कि आइए, जिन गायों को हमने जमीन के अंदर दफना दिए उनको निकाल के पोस्टमार्टम करा देंगे। सरकार पहले किसानों को मुआवजा देने की बात करे। किसान बर्बाद हो रहा है। लंपी वायरस ने गायों को खत्म कर दिया। जान के दुश्मन बने जंबो। छत्तीसगढ़ के समृद्ध वन यहां के रहवासियों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। 185 हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचा रहा है और लोगों की जान भी ले रहा है। फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के 11 जिले जिसमें कोरबा, गरियाबंद, धमतरी, पेंड्रा, कांकेर भी शामिल हैं। यहां हाथियों ने डेरा डाल रखा है और हाथी लगातार आतंक मचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वन काफी समृद्ध है, इसमें कोई शक नहीं। छत्तीसगढ़ में 185 हाथियों की मौजूदगी इस बात की गवाही भी दे रहा है। प्रदेश के 11 ऐसे जिले हैं जो हाथी प्रभावित है। कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, धमतरी, कांकेर, इन तमाम जिलों में हाथियों की दस्तक लगातार बनी हुई है और हाथी जमकर उत्पात भी मचा रहे हैं। हाथियों के हमले से लोग मारे भी जा रहे हैं और फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन वन विभाग चुप्पी साधे हुआ है। हाथियों को खदेड़ने कोई विशेष अभियान नहीं चला रहा है। ऐसे भी हाथियों के जो दल हैं उसमें आईडी कॉलर नहीं लगे होने की वजह से हाथियों की जो मौजूदगी है उसका पता नहीं चल पा रहा है। लोग परेशान है, रज्जगा करके हाथियों को खदेड़ने में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। और हाथी के हमले से कितना नुकसान कब कब हुआ इस बारे में भी आपको जानकारी ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। 2018, 2019 और 2020 में हाथियों ने नुकसान पहुंचाया। 2018, 19, 20 और 204 लोग यहां पर मारे गए। फसलों को नुकसान पहुंचाया है। 66,582 नए मामले सामने आए जब फसलों को नुकसान पहुंचाया गया। उधर कोरबा जिले के कटकोरा वन मंडल में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। जंगली हाथियों की धमक से ग्रामीण दहशत में हैं। बीती रात 16 हाथियों का दल कटघोरा शहर से महज 7 किलोमीटर दूर एतबा नगर रेंज में नेशनल हाईवे पार करता देखा गया है। नेशनल हाईवे से होकर यात्रा कर रहे लोग उस समय दहशत में आ गए जब उन्होंने हाथियों के दल को सड़क पर देखा और वन विभाग के कर्मचारी हाथियों की निगरानी करते हुए ग्रामीणों को सतर्क करें। वहीं दूसरी तरफ धमतरी की बात करें तो यहां हाथियों के आतंक से ग्रामीण खासे परेशान हैं। हाथियों से होने वाले नुकसानों की भरपाई करने की मांग भी लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि जिले में हाथियों के कई झुंड हैं। इनमें कुछ दंतेल हाथी भी हैं। हाल ही में अरसी कन्हार रेंज होते हुए सीकासार दलम के 33 हाथियों ने यहां पर जमावड़ा बना रखा था और इसके अलावा वर्तमान 4 दंतेल हाथी केरेगांव सिंहपुर क्षेत्र के आसपास के जंगलों में विचरण कर रहे हैं। इसके अलावा नकरी ब्लॉक के घने जंगल में हाथियों के एक दल के घूमने की जानकारी सामने आई है। मिले आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2022 तक जिले में हाथियों से नुकसान के 413 प्रकरण सामने आए हैं। इनमें हाथियों ने 123 हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं 7 मकानों को भी तोड़ डाला। जनहानि के 3 प्रकरण सामने आए हैं और इसी तरह संपत्ति नुकसान के 75 प्रकरण सामने आ चुके हैं। इन मामलों में वन विभाग ने 51 लाख
75,569 रुपए की मुआवजे राशि का भुगतान किया है। इसके अलावा लंबित प्रकरणों में 11,47,600 रुपए का भुगतान अभी नहीं हुआ है। इनमें जनहानि के 6 लाख रुपए हैं, फसल हानि के 3,69,720 और मकान क्षति के 10,000 तथा अन्य संपत्ति हानि के 1,67,880 रुपए हैं। मन कहते हैं कि मत जाओ मत कूदाओ, खान दे नुकसान देवो की अब ये को तो कहीं नहीं देगा, नुकसान भर करत है, खाक वाक बगरा देते, कोनो मीजट कूटत खरहिल जा खा देते, धानो ट्रैक्टर वेक्टर में रही तो उल खा देते। अब तो आप कुदाल जात है तब मत ओधो तीर में, अवकर तो नुकसान मिली तुम्हारा कहते आखिर देवे तो नहीं करत, देतीस तब तो। 21-22 और 22-23 में अभी तक 3 जनहानि के प्रकरण हुए थे, जिनमें उनको 18 लाख रुपया जो है मुआवजा दिया जा चुका है। इसी प्रकार फसल हानि के 218 प्रकरण में 90.26 हेक्टेयर में नुकसान हुआ था, जिसमें 19,99,000 की क्षतिपूर्ति जो है प्रदाय की जा चुकी है। और बलरामपुर जिले के कई क्षेत्रों में भी गजराज का आतंक है। राजपुर वन परिक्षेत्र के अखलीही डीहा, कोडू माकड़ और दुप्पी में ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर हो रहे हैं। हाथियों के आतंक से ग्रामीण भयभीत हैं। वहीं फॉरेस्ट की टीम रात भर इन इलाकों में मौजूद होती है ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो। गांव के आसपास लोगों को मुनादी के माध्यम से जंगल नहीं जाने की अपील की गई। 30 हाथियों का दल 10 नन्हे हाथियों के साथ सेवारी गांव के पास घूम रहा है। वहीं 15 हाथियों का तीसरा दल रामचंद्रपुर क्षेत्र में घूम रहा है। हाथियों ने अभी तक लगभग 20 हेक्टेयर से अधिक धान और मक्के की फसल को नष्ट कर दिया है। डीएफओ खुद इन इलाकों का भ्रमण कर रहे हैं और रात भर फॉरेस्ट की टीम ग्रामीणों को एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट करने में लगी हुई है ताकि कोई और जनहानि ना हो सके। और जशपुर जिले में भी हाथियों का उत्पात नहीं थम रहा है। बगीचा वन परिक्षेत्र में 10 हाथियों ने डेरा डाल रखा है। घोकर गांव में 2 घरों को नुकसान पहुंचाया है। इधर वन अमला हाथियों पर लगातार निगरानी रखे हुए है। रायगढ़ के मोहनपुर में भी हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। लेलुगा वन परिक्षेत्र में 15 हाथियों ने डेरा डाल रखा है, जो लगातार फसलों और घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इलाके में हाथियों के कई अलग अलग दल मौजूद हैं। और इधर गरियाबंद की अगर हम बात करते हैं तो हाथियों का दल यहां पर भी लगातार उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने बिजली का खंभा तोड़ दिया। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में उत्पात मचा रहे हैं। मक्के की फसल को रौंद डाला है, लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 33 हाथियों का दल मौजूद है और वन विभाग लगातार क्षेत्र में लोगों को अलर्ट कर रहा है। और आगे बढ़ते बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम की। रायपुर से जानकारी निकलकर सामने आई है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से। प्रदेश में मानसून द्रोणिका की सक्रियता बढ़ रही है। कई जिलों में बारिश हो सकती है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना साफ नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के मौसम की बात कर रहे हैं, बड़ी राहत यहां पर लोगों को मिलेगी। भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। आपको बता दें कि रायपुर वासी और छत्तीसगढ़ वासी जो बारिश का इंतजार कर रहे थे, दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है और कई ऐसे इलाके जहां पर झमाझम बारिश के आसार है। और इधर कवर्धा के कांदावानी ग्राम पंचायत सचिव की मनमानी सामने आई है। बीते 28 जून से चुनाव जीतकर आई दलित महिला को सरपंच का प्रभार नहीं दिलाया गया। वो बार बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधि के यहाँ चक्कर काटकर थक गई, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इससे पीड़िता सरपंच ने पंडरिया जनपद कार्यालय के सामने धरना दिया, जिसके बाद अधिकारियों की नींद खुली। जनपद पंचायत सीओ ने पूरे मामले के लिए ग्राम पंचायत सचिव को जिम्मेदार बताया, साथ ही महिला को जल्द से जल्द प्रभार दिलाने के निर्देश दिए हैं। हमन चार्ज नहीं देते, 3 महीना हो गए घुमात है सर मन, घला घुमात है साहब मन, और 3 महीना हो गए हमन आत हवन। कब से आप लोग को चार्ज नहीं दिया गया है? 3 महीना हो गए ना। जियो सीओ पास गए हैं तो यहाँ आए हैं और थाना। अधिकारी का क्या कहना है आप लोगों को?
लोगों को? दिलाएंगे कहते तो हम कुछ नहीं कराते, नहीं दिलाते। जून को जो चुनाव हुआ था उसके बाद जो है वो कांदावानी की सरपंच निर्विरोध चुनी गई थी, लेकिन सचिव का जो बर्ताव था वो नियमित नहीं था, वो आता नहीं था कार्यालय में, है ना। उसकी वजह से अब तक जो उसको प्रभार नहीं दिया गया। शालिग्राम धुर्वे है वो सचिव, उसका जो पुराना रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तो उसके वजह से जो है विलम्ब हुआ। तो आज उसी को अपन जो है नए सचिव को प्रभार देकर पंचनामा बना के उसको हमने आज प्रभार दिलाया, तो कल से जो है कार्रवाई चालू हो जाएगी। और दूसरी तरफ बलौदाबाजार जिले की कई स्व सहायता समूह की महिलाएं बीते 1 साल से उचित मूल्य दुकान की आस लगाए हुए हैं, और लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। इतना ही नहीं, दुकान दिलाने के नाम पर उनसे खाद्य विभाग के किसी अधिकारी ने पैसे भी मांगे, लेकिन 1 साल बाद ना तो उन्हें उचित मूल्य दुकान मिली और ना ही उनके पैसे वापस दिए गए। ऐसे में महिलाएं जनदर्शन में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर और एसपी को अपना ज्ञापन सौंपती हैं, और कलेक्टर ने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उधर गरियाबंद के गोंदला बारहा मिडिल स्कूल में ग्रामीणों ने ताला जोड़ दिया है। ग्रामीण पिछले 3 सालों से स्कूल परिसर में दीवार निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत अब तक इसका निर्माण नहीं करवा पाई है, जबकि 2 लाख रुपए निर्माण के नाम से निकाले जा चुके हैं। परिसर में अब अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं छात्रों की माने तो बाउंड्री वॉल नहीं होने से स्कूल में जंगली जानवर के आने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्कूल में दीवार का निर्माण का काम शुरू नहीं होता है, तब तक स्कूल का ताला नहीं खोला जाएगा। स्कूल भी अभी अतिक्रमण कई सालों से होते, कई बार तोड़वा चुके हैं। वो अतिक्रमण तोड़वाए के बाद तुरंत अतिक्रमण फिर हो जाते। हम आहता 3 साल हो गए यहाँ आए, अभी तक नहीं बने हैं। हम आहता मांग चाहिए, आहता बनी तुरंत ताला खोल देवो। पैसा 18-19 को पास हुआ है, 2 लाख रुपये आहरण भी हो चुका है, पर अभी तक कोई काम आगे बढ़ा नहीं है। राशि हर हो चुका है, फिर काम निर्माण नहीं हुआ है। ये गांव वाले उतने टाइम बोलते हैं कि साथ देंगे, फिर हट जाते हैं। जितना टाइम विवाद शुरू होता है तो गांव वाले घुस जाते हैं। हम तो बोले सर सोमवार के चालू कर देंगे कहकर, ताला मत लगाई, हम सोमवार के चालू करेंगे बोले। देखिए, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गोंदला बहारा में ग्रामीण ताला जड़ दिए हैं। ग्रामीण लगातार स्कूल परिसर में अहाता निर्माण की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल परिसर में गांव के ही कुछ लोग लगातार इसको अतिक्रमण कर रहे हैं और इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन को भी कर चुके हैं, लेकिन अतिक्रमणकारी बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे यहाँ स्कूल परिसर को पूरी तरह से अतिक्रमण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यह बताया कि ग्राम पंचायत में अहाता निर्माण को लेकर स्वीकृति हो चुका है, लेकिन आज 3 साल हो गया अहाता निर्माण नहीं होने से जो बच्चे हैं वो स्कूल परिसर में रहते हैं, जिससे जंगली जानवरों का खतरा और अन्य तरह के खतरा इस परिसर में बढ़ गया है, जिसको देखते हुए ग्रामीण यहाँ पर आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होकर स्कूल में ताला जड़कर अहाता निर्माण की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ग्रामीण कब तक स्कूल में ताला जड़कर रखते हैं और कब तक इनकी मांग पूरी होती है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। आगे बढ़ते अगली खबर बलरामपुर से आपको बता दें, सरकारी अनाज को बाजार में बेचने का खुलासा हुआ है। 70 बोरी सरकारी चावल जब्त किया गया है। 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। चावल को महंगे दामों पर बेचने की तैयारी कर रहे थे आरोपी। बल्कि पुलिस ने कार्रवाई की है, आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी चावल को बाजार में महंगी कीमतों में बेचने की तैयारी आरोपी कर रहे थे, लेकिन इस बीच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। और अगली खबर कोरबा से आपको बता दें, 24 अगस्त से लापता युवती राजस्थान में मिल चुकी है। जयपुर पुलिस ने युवती को बरामद किया है। मामले में राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया था। युवती और जयपुर पुलिस से आयोग के सदस्य ने बात की थी। और इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।